हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज सुरेश देसवाल। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। राष्ट्रपति से संबंधित जो टॉपिक है एनसीईआरटी 9th और 11th से स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक, और जनरल कंपटीशन के अंदर इस एरिया से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बच्चे अक्सर जो ना उसको गलत कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद में जनरल कंपटीशन से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। सभी के सभी क्वेश्चन जो ना आप लोगों के अच्छे से बन जाएंगे। देखिए, प्रेसिडेंट जो है वो क्या होता है, प्रेसिडेंट की आप डेफिनेशन क्या दोगे, कैसे डिफाइन करोगे प्रेसिडेंट क्या है। देखिए, इंडिया के अंदर जो लॉ मेकिंग है, लॉ मेकिंग प्रोसेस है, वो काम है संसद का, पार्लियामेंट का। और जो पार्लियामेंट के जो ना कितने पार्ट हैं, पार्लियामेंट के जो ना 3 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पार्लियामेंट के अंदर आता है लोकसभा, दूसरा इसके अंदर आएगा राज्यसभा। ये लोअर हाउस है, ये अपर हाउस है, आप सभी ने पता है। और आर्टिकल जो है पार्लियामेंट का, संसद का जो आर्टिकल है वो 78 है, इसका जो आर्टिकल है 79 है, और इसका जो आर्टिकल है वो 80 है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, उसके अंदर जो है मैंने अच्छे से करवा दिया था, इन सब के बारे में बता दिया था। और जो थर्ड पार्ट है पार्लियामेंट का वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। इसका जो आर्टिकल होता है वो होता है 52। प्रेसिडेंट के बारे में हमने एक बात सीखी कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे? कोई भी लॉ मेकिंग है इंडिया के अंदर वो करेगी पार्लियामेंट, संसद करेगी। लोकसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद में या राज्यसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद में कोई भी प्रपोजल है, लोकसभा में पास हो रहा है या राज्यसभा में पास हो रहा है फर्स्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं। इसके मनी बिल जो है उसके बारे में अलग से प्रोविजन दिया गया है कि मनी बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर जो ना इंट्रोड्यूस होगा फर्स्टली टाइम। अब लोकसभा ने पास कर दिया किसी भी प्रपोजल को, किसी भी प्रस्ताव को, राज्यसभा ने उसके बाद में पास कर दिया, उसके बाद में कहां जाएगा? क्या वो पास समझा जाएगा? नो, वो पास नहीं होगा। कब तक पास नहीं होगा? जब तक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करेगा, ये स्वीकृति नहीं देगा, ये परमिशन नहीं देगा, जब तक लॉ नहीं बनेगा। तो इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। दूसरा क्या है भाई? वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। देखिए क्या दे रखे इसमें, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्या दिया है? फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की बात की है। एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। आप फेडरल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। जो फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है, उसका जो प्रमुख होगा सबसे ऊपर, इसका हेड होगा फेडरल गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो हेड होगा वो होता है राष्ट्रपति। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रधान होता है। स्टेट, राज्य, अलग अलग राज्य के अंदर जो ना सरकार बनाई हुई है। और जो फेडरल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। केंद्र सरकार, राज्य सरकार। केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो होता है गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है जी। देखिए, अब यहां से 3 बातें निकल के आई हैं। जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का एक पार्ट है, फर्स्ट ये होगा। दूसरा बताया कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। थर्डली क्या बताया है? फेडरल गवर्नमेंट, संघीय सरकार, जो केंद्र सरकार होती है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है कौन? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्या है भाई? ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, रियल पावर नहीं है इसके पास में। रियल पावर किसके पास में है? रियल हेड हो कौन है? रियल हेड है काउंसिल मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होती है वो रियल हेड होती है। और मंत्री परिषद का
जो हेड होता है वो कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। इसलिए रियल पावर किसके पास में है, रियल पावर है जी प्रधानमंत्री के पास में, जो प्रेजेंटली नरेंद्र मोदी जी हैं। और प्रेजेंट के अंदर राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। और पहले जो प्रेसिडेंट कौन बने थे, वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप सभी जानते हो कि वो संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के हेड रहे थे, प्रेसिडेंट बने थे, और वो परमानेंट स्थायी अध्यक्ष बने थे। दूसरी ही मीटिंग के अंदर बने थे। पहली मीटिंग जो ना संविधान सभा की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक बनी थी, उसके अंदर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में रख दिया गया था। और उसके बाद में जैसे ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, उसके बाद में इनको 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति जो ना बना दिया गया था। उसके बाद में देखिए प्रेसिडेंट के बारे में एक और बात बताई है, तीनों सेनाओं का प्रमुख, भाई आर्मी इज हेड, जो जल सेना है, थल सेना है और वायु सेना है, उनका जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट देखिए प्रेसिडेंट के बारे में हमने एक आर्टिकल तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो आर्टिकल 52 के तहत में इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल यदि मैं बात करूं, आर्टिकल 53 के अंदर क्या बताएगा, जो प्रेसिडेंट के जो फंक्शन है और इसकी जो पावर है उसके बारे में बताएंगे। भाई 53 के अंदर बताया है कि राष्ट्रपति की क्या क्या फंक्शन है और इसकी क्या क्या पावर है, मतलब कार्य एवं शक्तियां। राष्ट्रपति की नेक्स्ट जितना भी हमारा लेक्चर चलेगा उसके अंदर इसके फंक्शन और कार्य के बारे में बताएंगे। वो कहां पर बताया गया, आर्टिकल 53 के तहत में। देखिए ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हो सकता है, भाई राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन जो है किस अनुच्छेद या आर्टिकल में किया गया है, वो आर्टिकल है 54। नेक्स्ट इसके अंदर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, वो कैसे होता है। अभी तक हम देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर डायरेक्टली वोट नहीं डाली जाती। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर चुनाव किस आर्टिकल से होगा, किस अनुच्छेद से होगा, वो अनुच्छेद दिया है 54। पहले तो बात इस चीज को ध्यान रखो कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका अनुच्छेद क्या होता है, 54। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, पहले तो ये देखिए डायरेक्ट इनका चुनाव होता है या इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है भाई, इसके इलेक्शन के अंदर कौन कौन भाग लेता है, एक भाग लेते हैं एमपी, और दूसरे नंबर पर जो भाग लेने वाले जो सदस्य हैं वो हैं एमएलए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको बोलते हैं विधान सभा के सदस्य। विधानसभा के जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे। और जो एमपी हैं, एमपी कौन से, एक तो वह लोकसभा के सदस्य और दूसरे हैं राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एमपी बोलते हैं। नहीं कि आप लोग सोचो कि लोकसभा के सदस्यों को ही एमपी बोलते हैं। एमपी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य, पार्लियामेंट के सदस्य। और जो एमएलए होते हैं, देखिए लोकसभा के जो सदस्य हैं वो भाग लेंगे, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, और जो एमएलए हैं विधानसभा के जो सदस्य इसके अंदर भाग लेंगे। लेकिन ये सदस्य कैसे होने चाहिए, ये सदस्य होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ कैसे, इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी प्लस में एमएलए, ये भाग लेंगे। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन तीनों के भाग लेंगे। तो इंडिया के अंदर जो लोकसभा के अंदर जो टोटल सदस्य हैं
इलेक्टेड मेंबर वो कितने हैं 543 लोग, और राज्यसभा के अंदर कितने हैं 233, और जो एमएलएज हैं पूरी इंडिया के अंदर वो टोटल हैं 4120। तो कुल मिलाकर यहां पर हम यदि काउंटिंग करें तो कितने मेंबर जो ना राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भाग लेते हैं, 4 और 3 7 और 2 9, ओके, 5 और 2 7 और 1 8 और ये 4, 4896 मेंबर हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर भाग लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर जो ना बार बार पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो ना कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, ये सदस्य इसके चुनाव के अंदर जो ना भाग लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसके अंदर जो वोट डालने की जो पावर है वो 2 जगह पे देखी है, एक तो वोट डालेंगे एमपी और दूसरी वोट डालेंगे एमएलए, और इनडायरेक्ट वोट डालते हैं। कोई भी कॉमन पीपल भाग नहीं लेता। हमने किसको बना दिया, एमएलए को बना दिया, एमपीज को बना दिया। एमपीज में कौन कौन आ गए, एक तो लोकसभा आ गई, दूसरी यहां पर राज्यसभा आ गई। इनके मेंबर जो ना लोकसभा के, राज्यसभा के और एमएलए ये भाग लेते हैं। अब यहां पर संख्या हमने देखी थी, इसकी देखिए 543 और इनकी संख्या देखिए 233। कुल मिलाकर इनको जोड़कर देखो तो ये सदस्य हो गए 776 सदस्य हो गए, और एमएलए जो हैं वो हैं 4120। अब वोट की वैल्यू तो इनकी ज्यादा होगी। अब यहां पर वोट की वैल्यू को किस प्रकार से मेजरमेंट किया गया है उसको देखते हैं। एक जो एमपी की वोट है उसकी कितनी वैल्यू होगी, और एक एमएलए की जो वोट है उसकी कितनी वैल्यू होगी। पहले एमएलए की देख लेते हैं। एमएलए की जो वोट है उसकी वोट वैल्यू कितनी है। वोट वैल्यू को पता करने के लिए कैसे पता चला कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी है। देखिए इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी थोड़ी है, लेकिन वैल्यू क्या बताया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ना लगभग इनकी सेम टू सेम होनी चाहिए, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो एमएलए की वोट की जो वैल्यू है, एक वोट की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखिए कोई भी स्टेट है वो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को ले लो, किसी भी स्टेट की उसकी टोटल पॉपुलेशन को लो, किसी भी स्टेट को ले लो। एग्जांपल मैं हरियाणा को ले लेता हूं। हरियाणा की टोटल पॉपुलेशन उसके डिवाइड में यहां पर टोटल जो है वो एमएलए कितने हैं, और गुणा में मैं कर दूंगा 1000। इससे वोट की वैल्यू का पता चल जाएगा। देखिए हरियाणा की जो पॉपुलेशन है, मैंने एग्जांपल जो लिया था इसको निकाल कर देख ही लेते हैं। यहां पर देखा कि 2,70,00,000 इतनी पॉपुलेशन है हरियाणा की, और जो यहां पर एमएलए हैं वो है 90, और गुणा में 1000 कर दो। ये 4 होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इनको तो काट दो। इससे डिवाइड किया तो ये आ गई 300। तो एक एमएलए की वोट की जो वैल्यू होगी वो 300 होगी। एक तो 300 कॉमन पीपल जो ना वो वोट डालने जाए या फिर एक बंदा वोट डालने जाए, ये तो इसलिए तो यही बढ़िया है कि एक बंदा वोट डाले और उसकी वोट की वैल्यू जो ना वो 300 रखी जाए। यहां से निकल गया इतना। पहला हमने सीख लिया किसकी, एमएलए की जो वोट वैल्यू जो ना कैसे निकालते हैं, ये एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। एमएलए की वोट की वैल्यू पता करने के बाद में नेक्स्ट देखते हैं एमपी वोट वैल्यू। मैंने बताया है कि जो एमएलए की और एमपी की वोट वैल्यू लगभग सेम टू सेम होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए वैसे तो संख्या इनकी ज्यादा है, इनकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू ज्यादा नहीं है।
कैसे है? एक एमपी की वोट की वैल्यू पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले देखिए यहां पर क्या करते हैं, टोटल जो वोट मिली हैं, टोटल वोट्स जो रिसीव की हैं, किसने? जो एमएलए को जितनी भी वोट मिली हैं वो डिवाइड करनी है हमने किससे? टोटल एमपी से। यहां से वैल्यू निकलेगी किसकी? वोट वैल्यू ऑफ एमपीज। नेक्स्ट इसके अंदर प्रेसिडेंट, देखिए यहीं पे देख लेते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर कौन कौन भाग लेता है। एक तो हमने बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और जो एमएलए, लेकिन इलेक्टेड होना चाहिए। तो ये संख्या यहां पर मिल गई थी हमने, भाई इतने मेंबर जो है ना वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर भाग लेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, जब राष्ट्रपति इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार के रूप में आता है तो उसे 15,000 रुपए की जो धनराशि जो ना वो सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवानी होगी। यदि प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत लेता है तो ये धनराशि उसी के पास में चली जाएगी। दूसरा इसके अंदर क्या बताया है, ये 15,000 रुपए जो है वो कहां पर जमा करवाएगा राष्ट्रपति? ये तो बताया है कि आरबीआई के अंदर जमा करवाना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर जमा करवाना होगा। और दूसरा है गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर, गवर्नमेंट ट्रेजरी। पहला तो ये है, दूसरा है गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी यानी सरकारी खजाना, सरकारी खजाने के अंदर वो पैसे जमा करवाने होंगे। यदि प्रेसिडेंट को चुनाव के अंदर 1/6 भाग से कम यदि वोट मिलती है तो उसकी जमानत जो है, जो सिक्योरिटी जमा करवाई है वो वापस उसको नहीं मिलेगी। एटलीस्ट उसे वो 1/6 पार्ट से ज्यादा वोट जो ना उसको लेनी होगी यदि ये सिक्योरिटी वापस लेनी है तो। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 55, अभी हमने किया था 1 मिनट पहले, भाई इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन के अंदर जो ना प्रोसेसिंग कैसे ली गई है। यस, नेक्स्ट इसके अंदर अभी आर्टिकल 55 को किया था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके अंदर जो ना चुनाव प्रक्रिया कैसे बनी थी, एक एमपी की, एमएलए की एक वोट की वैल्यू कैसे निकालनी थी, उसका आर्टिकल जो ना 55 के अंदर दिया हुआ। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद 56 पद अवधि ड्यूरेशन, इसके अंदर क्या कहना चाहता है? इसके अंदर क्या दिया है, भाई राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की समय अवधि क्या होती है, ड्यूरेशन कितनी होती है? देखिए इसका टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम जो ना वो 5 ईयर होता है, 5 साल का होता है। 5 साल का वो कब से होता है? भाई जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है तब से, अपॉइंटमेंट हुई है तब से, या फिर प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाई गई है, शपथ जो दिलवाई गई है वहां से स्टार्ट होता है, ओथ से। जब शपथ दिलवाई जाएगी उसके बाद में प्रेसिडेंट का जो ना कार्यकाल जो ना वो 5 वर्ष का होगा। क्या 5 वर्ष से इससे पहले हटाया जा सकता है? यस, हटाया जा सकता है। वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर आर्टिकल 61 के अंदर महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट प्रोसेस से, पद से हटाया जा सकता है। देखिए यहां पर 5 साल के जो इनका ड्यूरेशन बताया है, ओथ के बाद में 5 साल तक इनकी समय अवधि होगी। अब प्रेसिडेंट जो है अपना रिजाइन, त्याग पत्र, रिजाइन किसको देता है? रिजाइन जो देगा, रेजिग्नेशन जो देगा, रिजाइन जो देगा, प्रेसिडेंट जो है वो देता है वाइस प्रेसिडेंट।
वाइस प्रेसिडेंट को देता है, और वाइस प्रेसिडेंट जो ना अपना इस्तीफा त्याग पत्र किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। अब देखिए इसके अंदर रिजाइन का हो गया, शपथ जब से जहां से शपथ दिलवाते हैं वहीं से राष्ट्रपति का जो ना कार्यकाल शुरू हो जाता है। अब यहां पर आर्टिकल 60 के अंदर दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट को जो ना शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो शपथ दिलाएगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? वो प्रेसिडेंट दिलवाता है। अब यदि CJI ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो, तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? ओथ कौन दिलाएगा? देखिए उसके बाद में सीनियर जज जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको शपथ दिलवाएगा। यहां से हमें यह पता चल गया कि आर्टिकल 56 के अंदर जो ना पद अवधि ड्यूरेशन के बारे में बताया है, भाई इनका जो कार्यकाल है वो कितने साल का है? मैक्सिमम 5 साल। क्या इससे पहले हटाया जा सकता है? यस, हटाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, इम्पीचमेंट प्रोसेस द्वारा, आर्टिकल 61 से इसको हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है वो अभी देखते हैं। देखिए बीच में एक आर्टिकल और है, क्या बताया है? आर्टिकल अनुच्छेद 57 से पुनः निर्वाचन, री इलेक्शन क्या प्रेसिडेंट का हो सकता है? यस, इंडिया के अंदर हो सकता है भाई। सर भी इसमें यह बताया कि मिनिमम जो एज है वो 35 होनी चाहिए। एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद में दोबारा बन सकता है? यस, बन सकता है। क्या 3 बार बन सकता है? यस, बन सकता है। 4 बार बन सकता है? यस, बन सकता है। लेकिन यूएसए के अंदर ऐसा प्रोविजन नहीं है। यूएसए के अंदर जो है प्रेसिडेंट मैक्सिमम जो ना 2 टाइम ही बन सकता है। क्या इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है? यस, 2 बार जो ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो ना 2 बार बने हैं। कोई आगे प्रेसिडेंट जो है वो 3 बार बन सकता है? यस, बन सकता है। इंडिया के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं है अब कि भाई दोबारा तक इलेक्शन में ना खड़ा उसका, वो जब तक जिए तब तक बन सकता है। सिर्फ उसके लिए वो उसकी योग्यताएं चलनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट इसके अंदर क्या बताया है, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं इम्पीचमेंट महाभियोग प्रक्रिया की। इम्पीचमेंट महाभियोग प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 के अंदर दी हुई है। ये महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलती है? आर्टिकल जो 61 है वो एक्टिव कैसे होगा? महाभियोग प्रक्रिया जो है महाभियोग प्रक्रिया के लिए कैसे प्रोसेस करती है? इससे राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस मामले में हटाया जा सकता है? देखिए वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यदि संविधान का किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ने उल्लंघन किया है तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इम्पीचमेंट प्रोसेस द्वारा इसको उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए क्या होता है? देखिए सबसे पहले फर्स्टली जो है वो प्रेसिडेंट के पास में 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। प्रेसिडेंट को नोटिस देना होगा 14 दिन पहले कि आपके ऊपर जो ना हम महाभियोग प्रक्रिया जो ना वो स्टार्ट करने वाले हैं। इस 14 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट यदि रिजाइन कर देता है, त्याग पत्र दे देता है, तो उसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया नहीं चलेगी, क्यों? वो ऑलरेडी छोड़ के चले गए। तो उसके बाद में ये महाभियोग प्रक्रिया जो ना कौन चलाता है? वो चलेगी कहां पर? संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन बताए थे? मैंने इसके 3 पार्ट बताए हैं। एक बताया लोकसभा, दूसरा बताया मैंने राज्यसभा, और तीसरा बताया है मैंने जिसके ऊपर महाभियोग चल रहा है उसको तो लेने की जरूरत ही नहीं है, इसके ऊपर तो महाभियोग ही चल रहा है। ठीक है जी। अब क्या है, 14 दिन पहले इसके पास में भेज दिया नोटिस। उसके बाद में या तो लोकसभा से या राज्यसभा से महाभियोग की प्रक्रिया जो ना इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है वो राज्यसभा से भी शुरू हो सकता है और लोकसभा से भी शुरू हो सकता है। अब यहां पर जैसे लोकसभा से स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा के जो टोटल मेंबर हैं उनके 1/4 सदस्य जो ना प्रस्ताव को कर दे पारित, पास कर दें कि यस इसके ऊपर जो ना महाभियोग प्रक्रिया जो ना हमने स्टार्ट करनी है। या फिर यहां से
1/4 सदस्य प्रस्ताव को पास कर दे कि इसके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया इम्पीचमेंट प्रोसेस जो हमने स्टार्ट करना है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा, न कि वो पद से हटेगा। 1/4 सदस्य मंजूरी होनी चाहिए 1/4 सदस्यों की कि यस इसके ऊपर लग सके। यदि 1/4 सदस्य यहां से और यहां से मना कर दे तो इम्पीचमेंट नहीं लगेगा। यदि इतना काम हो गया तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि लोकसभा से या राज्यसभा से, मान लो लोकसभा से उस प्रस्ताव को 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर दिया, और उसके बाद में राज्यसभा ने भी इसको 2/3 बहुमत से पास कर दिया, तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया जो ना वो संपूर्ण हो जाएगी और राष्ट्रपति को अपना पद जो ना वो छोड़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले देखा था 55, वो पिछले में हमने देख लिया था कि भाई एक वोट की वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में जो इलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखा था। दूसरा है इसके अंदर आर्टिकल 56, इसके अंदर ड्यूरेशन देखेंगे। ड्यूरेशन बताइए 5 साल है, और 5 साल कहां से स्टार्ट होते हैं, जब प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाई जाती है वहां से इसका जो टाइम पीरियड जो ना वो स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले 5 साल से पहले इसको हटाया जा सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। इम्पीचमेंट प्रोसेस से इसको हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इसको हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या बताया है, आर्टिकल अनुच्छेद जो है 57 में क्या बताया है, क्या री इलेक्शन हो सकता है। इसका री इलेक्शन का प्रावधान जो है वो दिया गया है 57 के अंदर। यस, इसका दोबारा से इलेक्शन हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है। इंडिया के अंदर ऐसी कोई लिमिट नहीं दी, और इंडिया के अंदर 2 टाइम जो बना है, 2 बार जो बना है, वो पहला राष्ट्रपति बना था और राजेंद्र प्रसाद ही बना था। उसके बाद में ऐसा कोई नहीं बना। आगे हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। यूएसए के अंदर जो ना एक आदमी 2 बार ही बन सकता है, 3 बार नहीं बन सकता। आगे बताया इसके अंदर आर्टिकल 60 के अंदर बताया है ओथ। ओथ जो ना शपथ कौन दिलवाता है राष्ट्रपति को, वो दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि वो नहीं है तो सीनियर जज जो ना वो इसको शपथ दिलवाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है, वो राष्ट्रपति दिलवाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आएगा यहां पर, ये 60 और 61 को ऐसे यहां पर करने के बाद में बीच में एक आर्टिकल, ये लगातार प्रोसेस में थे इसलिए करवा दिया। आर्टिकल जो है ना नेक्स्ट देखेंगे हम, आर्टिकल 58। इसके अंदर जो है ना हम राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं के ऊपर जो ना हम डिस्कस करेंगे। यस, नेक्स्ट है आर्टिकल 58, योग्यताएं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एक प्रेसिडेंट बनने के लिए एक व्यक्ति के अंदर योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, वो देखिए इसके अंदर क्या है। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, भारत का नागरिक होगा। दूसरा क्या है, द मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट मस्ट बी 35 ईयर, भाई कम से कम जो आयु है प्रेसिडेंट की 35 वर्ष होनी चाहिए। इससे एक दिन भी कम होगा तो वो चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, वो नॉमिनेटेड नहीं हो सकता, इलेक्शन के अंदर, चुनाव के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, ही इज नॉट ए ऑफिशियल पोजीशन, उसके पास में किसी भी प्रकार का लाभ पद नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है भाई, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर काउंसिल मिनिस्टर हैं, इनके पास में ऑफिशियल, देखिए इनके पास में ऑफिशियल पोजीशन होती है, या किसी के पास में सरकारी नौकरी हो, इस प्रकार का उसके पास में पद नहीं होना चाहिए। यदि इलेक्शन के अंदर किसी भी उम्मीदवार को खड़ा होना है तो उस पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाकर वो एलिजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए कोई यहां से नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज द एबिलिटी टू बी इलेक्टेड ए मेंबर ऑफ लोकसभा, भाई लोकसभा का मेंबर बनने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। देखिए ये 4 जो पॉइंट हैं, इनके अंदर कोई ज्यादा समस्या नहीं है। भारत का नागरिक, ठीक है जी, भारत के नागरिक बहुत सारे हैं, 35 वर्ष से ऊपर की एज वाले बहुत सारे हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में सरकारी नौकरियां नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं। तो इसमें तो बहुत ज्यादा फॉर्म भरते हैं भाई,
मैं भी प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं भी प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं भी प्रेसिडेंट बनूंगा। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो इतने फॉर्म भर दिए तो ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी। तो थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करने के लिए नेक्स्ट जो पॉइंट है उनको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। क्या है इसमें? ही शुड नॉट बी ए एंटी नेशनल, वो देशद्रोही नहीं होना चाहिए, टेररिस्ट नहीं होना चाहिए। यदि कोई टेररिस्ट है, एंटी नेशनल है, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर भाग नहीं ले सकता। एक तो कंडीशन ये आ कि भाई बहुत ही बड़ी कंडीशन है, मैड नहीं होना चाहिए, भाग में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसमें? द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी प्रपोज्ड। प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित, और दूसरा है अप्रूव्ड, अनुमोदन। कहां से? बाई एट लीस्ट 50-50 इलेक्टर्स। इलेक्टर्स का मतलब क्या है? जो एमपी होते हैं या फिर जो एमएलए हैं। देखिए इनके द्वारा 50-50 मेंबर चाहिए, यहां से 100 मेंबर चाहिए, जो कि ये कह सके कि ये बंदा जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो ना खड़ा हो सकता है। यहां से प्रपोज्ड और अप्रूव्ड एमपी और एमएलए से होना चाहिए, तब जाकर वो उम्मीदवार जो है उसके अंदर योग्यता होगी, अदरवाइज योग्यता नहीं होगी। पहले क्या है जी? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए, और लोकसभा में खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। जीत तो यार हो दूसरी बात, देशद्रोही नहीं होना चाहिए, और एमएलए और एमपी द्वारा वो बंदा नॉमिनेटेड होना चाहिए, प्रपोज्ड किया हुआ होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए, प्रस्तावित होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट आर्टिकल है 72। अनुच्छेद 72 के अंदर राष्ट्रपति के पास में पावर और फंक्शन के बारे में हमने बात की थी कि पावर और फंक्शन जो प्रेसिडेंट के वो आर्टिकल 53 के अंदर दिए हुए हैं, और ये सारे के सारे 53 के अंतर्गत ही बताए गए हैं। भाई 72 के अंदर जो ना प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट फॉरगिव समवन पनिशमेंट है, भाई किसी की भी सजा को माफ कर सकता है। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किसी को सजा मिली है और प्रेसिडेंट को लगता है कि ये सजा थोड़ी सी गलती गई है, तो वो उसके ऊपर जो ना रिबेट दे सकता है। जैसे किसी को 10 साल की कोई सजा होगी तो प्रेसिडेंट उसकी सजा को कम कर सकता है, भाई 10 से उसको 5 साल में कन्वर्ट कर सकता है, 4 साल में या 3 साल में या 2 में। यदि प्रेसिडेंट को लगा कि ये तो जजमेंट थोड़ा सा गलत हुआ है तो उसको बिल्कुल फ्री भी कर सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आर्टिकल क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 74। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 फेडरल एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय कार्यपालिका का गठन करता है विद द हेल्प ऑफ एडवाइस। प्रेसिडेंट जो एडवाइस देगा प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति जो है वो संघीय कार्यपालिका का गठन करता है। क्लियर है जी? नेक्स्ट देखो इसमें क्या है? आर्टिकल अनुच्छेद है, ये हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं 85। डिजोल्व का मतलब होता है भंग करना। लोकसभा को देखिए, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष, और प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री के कहने पर इसको 5 साल से पहले इसको डिजोल्व कर सकता है। भाई कोई सरकार जैसे अब चल रही है, इस सरकार की बात करो या पहले कोई सरकार आई है या आगे कोई आने वाली सरकार है, जैसे उसने 3 साल पूरे कर लिए और सरकार को लगता है कि अब मैं इसको यदि मैं भंग करवा दूं तो अगली आने वाली जो सरकार है वो मैं आरामदारी से ले सकता हूं, लेकिन नेक्स्ट आने वाले 2 साल के अंदर जो ना काफी मेरी नेगेटिविटी होने वाली है, तो वो क्या करेगा? वो 3 साल के बाद में उसको डिजोल्व करवा देगा और दोबारा से इलेक्शन लड़ा और दोबारा से वो 5 साल के लिए फिर बैठ जाएगा कुर्सी के ऊपर। भाई 2 साल अच्छे हैं या फिर 5 साल अच्छे हैं? भाई 2 साल को छोड़ दो, कोई बात नहीं, पहले ही वो भंग करवा देगा लोकसभा को। ठीक है जी, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है? आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है? ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक किसकी? संसद की, पार्लियामेंट की। देखिए पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या बताया है? बार बार बता रहे हैं भाई। क्या है इसके अंदर?
एक तो लोकसभा है, दूसरा इसके अंदर राज्यसभा है, और तीसरा है इसके अंदर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। अब किसी भी बिल को पास करवाने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए इन दोनों की सहमति के बाद, प्रेसिडेंट की सहमति होगी तो वो बिल पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं हो सकता। लेकिन ये आर्टिकल क्या बोलता है, 108 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट को छोड़ दो। पहले इनके अंदर जैसे लोकसभा में कोई प्रस्ताव पास हो गया तो वो पास होने के बाद में जाएगा राज्यसभा के अंदर। अब राज्यसभा इसको मना कर दे, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि राज्यसभा पास कर दे और उसके बाद में जाइए लोकसभा में, राज्यसभा इसने पास कर रही है किसी दूसरे कानून को, प्रस्ताव को, प्रोविजन को, जो भी। अब लोकसभा यहाँ पर मना कर दे तो दोनों के बीच में जो कंफ्लिक्ट आए हैं, कंट्रोवर्सी आई है, दोनों के बीच में जो मतभेद हुए हैं, लेकिन वो कानून पास कराना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रेसिडेंट तो खाली बैठे हैं। प्रेसिडेंट क्या बोलेगा कि भाई लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ज्वाइंटली मैं बुलाऊंगा, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक किसकी, लोकसभा की और राज्यसभा की। लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है। अब ये संयुक्त बैठक होगी भाई, दोनों के इकट्ठे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूं मैं, संयुक्त बैठक ले देता हूं, संयुक्त बैठक होगी, ज्वाइंट सेशन हो गया। कॉल किसने किया है, प्रेसिडेंट ने। अब ये संयुक्त बैठक हुई है तो इसका स्पीकर कौन होगा, इसका स्पीकर कौन होगा, इसका स्पीकर होगा जो लोकसभा का स्पीकर है, वही इस ज्वाइंट सेशन का भी स्पीकर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट क्या है भाई, टोटल जो संयुक्त बैठक है, जो ज्वाइंट सेशन है, आज तक के हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर कितने ज्वाइंट सेशन हुए हैं, देयर आर 3 ज्वाइंट सेशन हुए हैं भाई। पहला हुआ था 1961 को, दूसरा हुआ था 1978 को, और तीसरा हुआ 2002। पहला था दहेज मनाही के ऊपर, राज्यसभा ने प्रस्ताव को पास कर दिया था लेकिन लोकसभा ने उसको मना कर दिया था। इसलिए दोनों की कंट्रोवर्सी, मतभेद को दूर करने के लिए यहां पर पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था, संयुक्त बैठक बुलाई गई थी 1961 के अंदर। और दूसरी जो संयुक्त बैठक हुई थी वो 1978 में हुई थी। ये बैंकिंग सर्विस को लेकर हुई थी, इसमें लोकसभा ने पास कर दिया था लेकिन राज्यसभा मना कर दी थी। और तीसरा जो था वो था 2002 को ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक तीसरी जो हुई थी वो 2002 को हुई थी। और यहां पर पोटा एक एक्ट बनाया गया था, ये टेररिस्ट एक्टिविटी के ऊपर थी। प्रोविजन ये 2002 को क्या था, POTA, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट। टेररिज्म जो एक्टिविटी एक्ट था उसके ऊपर टाटा को तोड़कर पोटा बनवाया गया था। और संजय दत्त को यहां से, इस पोटा से रिलैक्सेशन मिली थी और यहां से वो जेल से बाहर निकल के आया था, क्योंकि उस टाइम पर उसके जो फादर थे सुनील दत्त साहब, वो लोकसभा के एक मेंबर थे और इसलिए संजय दत्त को वहां से रिलैक्सेशन मिली थी और तब जाकर वो बाहर निकले थे। अदरवाइज मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा मुश्किल था उनको बाहर निकलना। अनुच्छेद 111 के तहत क्या होता है, देखिए फिर से बात कर लेते हैं जी, संसद, पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के अंदर एक बताया हमने लोकसभा, एक बताया राज्यसभा और थर्ड नंबर पर बताया हमने प्रेसिडेंट। अब कोई भी बिल पास करना है, मान लो लोकसभा ने पास कर दिया और उसके बाद में गया राज्यसभा के पास में, लोकसभा ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद में लोकसभा ने भी प्रस्ताव को पास कर दिया, उसके बाद में कहा जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। ये फर्स्ट टाइम है,
फर्स्ट टाइम में राष्ट्रपति इसको प्रेसिडेंट जो वापिस बोल सकता है, भाई एक बार और इसको चेक करो अच्छे से, मुझे समझ में नहीं आया। अब लोकसभा ने जो सेकंड टाइम भी इसके ऊपर जो है पास कर दिया इसको, यहां से मान लेते हैं जी 2/3 बहुमत से मेजोरिटी से इसको पास कर दिया। अब फिर से सेकेंडली टाइम कहां जाओगा भाई, वो राज्यसभा के पास में। क्या राज्यसभा ने पास दोबारा पास करेगी? यस, दोबारा से मान लिया सेकेंड टाइम पर मान लो पास कर दिया। अब कहां जाओगा? प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट के पास में जब ये बिल गया है तो सेकेंड टाइम गया है, तो सेकेंड टाइम में प्रेसिडेंट को इसको ऊपर जो ना सिग्नेचर करने होते हैं। लेकिन कुछ बिल ऐसे होते हैं जैसे अमेंडमेंट है या फिर मनी बिल है, मनी बिल जैसे प्रस्ताव है, उनके ऊपर फर्स्ट टाइम में ही प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर मनी बिल होता तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट जो ना फर्स्ट टाइम ही सिग्नेचर करेगा। कोई ऑर्डिनल बिल है उसको वापस कर सकता है, मनी बिल को वापस नहीं कर सकता। और मनी बिल का जो आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 110। इसको ध्यान रखना। तो इस आर्टिकल का, इस अनुच्छेद का क्या महत्व है जो मैं बता रहा हूं। अब यहां पर जैसे फर्स्ट टाइम मान लो या सेकंड टाइम मान लो, चलो इसको यही से ले लेते हैं भाई। मान लो फर्स्ट टाइम में लोकसभा में आया है, राज्यसभा में आया है, फिर प्रेसिडेंट के पास में गया है। अब प्रेसिडेंट को इसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? भाई कोई भी ऑर्डिनल बिल है उसको वापस भेज सकता है। तो इस आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं भाई। 111 क्या है? 1111 क्या है? लोकसभा ने प्रस्ताव को पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास में गए, प्रेसिडेंट ने वापस कर दिया। चलो हम सेकंड टाइम इसके पास में डाल देते हैं। भाई सेकंड टाइम पे गए, अब तो प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर सिग्नेचर करने पड़ेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट के पास में एक पावर होती है। भाई लोकसभा ने राज्यसभा ने पास कर दिया, आप ये मत मान के चलियो कि सेकंड टाइम वाले की सर बात कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वाले की बात कर रहे हैं। हम वैसे बात कर लेते हैं नॉर्मली कि लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद बिल गया प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट इसको पास ना करने की बजाय बोलते कि ठीक है भाई मेरे पास में आ गया, और प्रेसिडेंट जो है अपनी पॉकेट के अंदर उसको बिल को रख ले, पॉकेट के अंदर रख ले। यस, रख सकता है प्रेसिडेंट। ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है कि भाई प्रेसिडेंट ने बिल को रख लिया और उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा या नहीं करवाएगा, वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसको वो अपनी जेब में रख ले। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट की विटो पावर। क्या बोलते हैं? विटो पावर। अब यहाँ पर विटो पावर लिख सकते हैं, विटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इस बात का ध्यान रखें, कहीं ये सोचो कि वो उस विटो पावर की बात कर रहे हैं। वो विटो पावर अलग है। वो विटो पावर के देश है, चलो मैं अभी बता देता हूं। वो है A, B, C, F और R। ये देश हैं। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस और R फॉर रसिया। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास में विटो पावर है। विटो पावर क्या होती है कि 5 के 5 की सहमति होनी चाहिए। यस, ये काम करना है। इनमें से एक भी यदि बंदा मना कर देता है तो वो काम नहीं होगा। इसको बोलते हैं विटो पावर। विटो का मतलब होता है नेगेटिव सेंस। यहां पर दो ने सहमति जताई है, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया तो वो काम नहीं हो सकता। इसलिए ये पॉकेट पावर या प्रेसिडेंट की विटो पावर कहलाता है। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यही लिख देता हूं मैं, वो है 1, 2, 3। आर्टिकल 1, 2, 3। इसके अंतर्गत जो ना प्रेसिडेंट क्या करता है, इसको रख लेते हैं यहीं पे। वन, टू, थ्री। इसके अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट जो है वो हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। सॉरी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले आर्टिकल 111 के बारे में बात की थी हमने, विटो पावर। विटो पावर को आज तक किसी ने यूज किया है? यस, एक बार यूज किया था भाई 1986 के अंदर ज्ञानी जैल सिंह ने इसको यूज किया था। और
उसको अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया था। वो कोई डाक विभाग से संबंधित कोई बिल था, उसने अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था भाई, ज्ञानी जैन सिंह ने 1986 में किया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है, स्लिप होगा था मुझसे। तो यहां पर बात कर रहे हैं आर्टिकल 1, 2, 3। देखिए पार्लियामेंट के अंदर कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3। अभी ये क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, भाई लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा और राज्यसभा का भी सेशन नहीं चल रहा, तो इन दोनों का सेशन नहीं चल रहा, तो क्या अब कोई लॉ बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता? यस, बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट के तो भाई 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब वन मैन आर्मी है भाई, लोकसभा नहीं है, राज्यसभा नहीं है, तो कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट तो है। वो एक अध्यादेश का मतलब होता है आधा आदेश। इसके अंदर देखिए, इसको टुकड़े कीजिए, आधा आदेश है तो आधा आदेश। प्रेसिडेंट जो ना अपनी तरफ से ऑर्डिनेंस जारी करता है कि इसका जब तक लोकसभा और राज्यसभा के सत्र नहीं बैठते तब तक इस लॉ को इम्प्लीमेंट करो। उस लॉ को इम्प्लीमेंट में लेके आएगा और वो मानना भी पड़ेगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अध्यादेश के अंदर जब लोकसभा का सेशन यदि स्टार्ट हो जाएगा और राज्यसभा का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां से उस प्रस्ताव को पास करवाना जरूरी है, नहीं तो ये ऑर्डिनेंस जो ना वो फेल हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो है, नेक्स्ट देखते हैं, अध्यादेश हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डिनेंस देख लिया हमने। नेक्स्ट आर्टिकल है 143। आर्टिकल 1, 2, 3 देखा। 143 के अंदर क्या होता है, प्रेसिडेंट की पावर क्या होती है इसके अंदर। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन प्रेसिडेंट को समझ में नहीं आ रहा, तो प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकता है, टू टेक एडवाइस। सलाह ले सकता है। सलाह लेना, किससे सलाह लेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस से सलाह ले सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, भाई ये मुझे बताइए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस से इसने सलाह तो ले ली, लेकिन उस सलाह को ये माने या ना माने, ये प्रेसिडेंट के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, ये उसी की सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। उसको बाउंड नहीं किया जा सकता कि हमने बोला था, आपने कहा था कि हमने हमसे एडवाइस ले रहे थे, अब इस एडवाइस को आपने मानना है। नो, ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है, उस एडवाइस को माने या ना माने, वो प्रेसिडेंट के विवेक के ऊपर ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या है आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल, अनुच्छेद एक ही बात है, 280 की बात करते हैं। आर्टिकल 280, इसके अंतर्गत जो है ना राष्ट्रपति क्या करता है, इसके अंतर्गत जो है वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन करता है। FINANCE कमीशन, फाइनेंस कमीशन का गठन करता है, उसका आर्टिकल है 280। तो अब प्रेजेंट के अंदर कौन सा वित्त आयोग चल रहा है भाई, याद रखें 15th है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह। प्रेजेंटली NK सिंह जो है वो वित्त आयोग के फाइनेंस कमीशन के हेड है, प्रेजेंटली अध्यक्ष यही है। नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रेसिडेंट की जो है इमरजेंसी के अंदर जो ना क्या क्या पावर होती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, उससे जो ना काफी क्वेश्चन जो ना पुटअप होते हैं। एक बार यदि आपको समझ में आ गया
तो फिर इजीली आपके क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है भाई वित्त आयोग वाला, ये आपको समझ में आ गया। ये आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल करवाए हैं काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक है इमरजेंसी वाला, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, 3 हमारी इमरजेंसियां होती हैं। एक तो नेशनल इमरजेंसी है, दूसरा प्रेसिडेंट रूल है और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। सो नेक्स्ट है इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो आपातकाल के अंदर जो शक्तियां, पावर क्या क्या है, वो 3 इसके अंदर आर्टिकल दिए हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360। आर्टिकल 352 के अंतर्गत प्रेसिडेंट जो ना नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, पहला पॉइंट। दूसरा है आर्टिकल 356, इससे प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है किसी भी स्टेट के अंदर। किसी भी स्टेट के अंदर जो ना संवैधानिक तंत्र, वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो ना फेल हो जाता है, तब वहां पर राष्ट्रपति शासन जो ना प्रेसिडेंट रूल जो ना लगाएगा। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, आर्टिकल या अनुच्छेद 360 से फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, भारत के अंदर जो ना आज तक एक बार भी नहीं लगी। इसके ऊपर तो लगा दो भाई बिल्कुल काटा। ठीक है। नेक्स्ट, तो इनको अलग अलग से क्लासिफाई करते हैं। पहला जो है वो आर्टिकल 352 जो है उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे इंडिया के अंदर जो ना लगाया जा सकता है और कैसे लगी है, आज तक के इतिहास के अंदर जो ना कितनी इमरजेंसी आज तक लगी है, उनके बारे में देखेंगे। पहले तो देख लेते हैं भाई इसके रीजन क्या है। ये राष्ट्रीय आपातकाल जो ना कैसे लगाया जा सकता है, इसके पीछे कारण क्या रहेंगे। पहला कारण है भाई वॉर, युद्ध। ठीक है। दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा कारण है आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल अटैक, कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे तो वो वॉर ही हो गया। ठीक है जी। लेकिन तीसरा जो कारण है वो लिया गया है इसके अंदर आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल या फिर आफ्टर 44 अमेंडमेंट इन 1978, 1978 के बाद के अंदर इस नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो ना अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। क्या? पहला पॉइंट देखते हैं वॉर। वॉर को तो सेम टू सेम रख लिया। सेकेंडली बाह्य आक्रमण, इसको भी सेम टू सेम रख लिया। देखिए यहाँ पर युद्ध है, वॉर है, वॉर को रख लिया। बाह्य आक्रमण उसको रख लिया। तीसरा यहाँ पर जो वर्ड था वो था आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन। भाई सीधी सीधी बात है, युद्ध होना चाहिए। आंतरिक गड़बड़ी, भाई शीत युद्ध भी हो सकता है, सास बहू की लड़ाई है, इस प्रकार के स्थिति में आप इमरजेंसी लगा दोगे। लगाई थी इंदिरा गांधी ने, लगाई थी 1975 के अंदर। और वहां पर यह कहा गया था कि लोकतंत्र बेनाम तानाशाह की उपाधि दी गई थी और इंदिरा गांधी की इसके बाद में हार भी हुई थी। और जो नेक्स्ट सरकार आई है जनता दल की सरकार, उसने 1978 के अंदर इस वर्ड को, आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के शब्द को हटा दिया गया था और उसकी जगह पर यूज किया गया है सशस्त्र विद्रोह। आज हम प्रेजेंटली ये इन रीजन को काउंट करते हैं। ये वाला जो रीजन है आंतरिक गड़बड़ी है, इसको हटा दिया गया है भाई, और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लिया गया है। आप इस टेबल को ना याद रखें, उस टेबल को याद रखो, लेकिन आप सभी को ये चीज याद रखनी जरूरी है, सशस्त्र विद्रोह जो है वो किसके स्थान पर यूज किया गया है, आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर के स्थान पर इसको चेंज किया गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंदर इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी जो है, आज तक कितनी बार लगी। फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो तो बता दिया मैंने भाई, आज तक एक बार भी नहीं लगी। ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो कितनी बार लगी है आज तक, वो हमारे इतिहास के अंदर 3 बार लगी है भाई।
और ये आर्टिकल अनुच्छेद जो 356 है, ये इंडिया के अंदर कितनी बार लग गया है, इसकी कोई मेरे पास में तो कोई काउंटिंग नहीं है, ये बहुत बार लग लिया स्टेट के अंदर। तो यहां पर देखिए आर्टिकल 352, ये इंडिया के अंदर बताया भाई 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। पहली कब लगी थी, 1962 को लगी थी पहली इमरजेंसी। फर्स्ट जो इमरजेंसी है वो 1962 को लगी थी। कैसे लगी थी, क्या हुआ था, वॉर हुआ था भाई किस किस के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान पहली जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इंडिया के अंदर 1962 में। 1 महीने का युद्ध चला था, चाइना ने भारत के ऊपर अटैक किया था और यहां पर इंडिया की जो मदद की थी वो मदद की है यूएसए ने। चाइना तो खुद एक वीटो पावर का देश है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था ए बी सी एफ और आर, इनमें से एक की हमें मदद मिलनी बहुत जरूरी है। चाइना तो बना कर देगा मैंने तो अटैक किया, अब फंस गया कौन, इंडिया। इंडिया की मदद की किसने, अमेरिका ने। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। और फर्स्ट जो इमरजेंसी है 1962 और 65 एक ही मानी जाती है, ये एक ही है, दो नहीं है। इसमें क्या था, भारत और पाकिस्तान का दोनों का युद्ध हो गया था आपस में। यहां पर इंडिया की जो मदद की थी वो मदद की थी रसिया ने और पाकिस्तान की मदद की थी किसने, यूएसए ने। यहां पर भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे इस जगह पर, और यहां पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं 65 के अंदर वो थे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का जिन्होंने नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी इस युद्ध के बाद में, युद्ध तो जीतता था इंडिया ने, लेकिन ताशकंद समझौता आया था भाई 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौते के अंदर, ताशकंद ट्रीटी के अंदर जो ना इंडिया हार गया था और ये आया था 10 जनवरी 1966 को। और इसी रात लाल बहादुर शास्त्री जी समझौता नहीं करना चाहते थे, जबरदस्ती से यह समझौता करवाया गया था और इसी रात बोलते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं इमरजेंसी। ये तो एक इमरजेंसी है। दूसरी जो इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 1971 के अंदर। 1971 के अंदर क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का फिर से युद्ध हुआ था। इस टाइम पर भारत ने नया एक नेशन बनवाया था जो बांग्लादेश है, आज प्रेजेंटली जिसको बांग्लादेश बोलते हैं। वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उस ईस्ट पाकिस्तान को तोड़वाकर वहां पर एक नया रिपब्लिक जो ना कंट्री बनाया गया था, नेशन बनाया गया था जिसका नाम था बांग्लादेश। ठीक है जी, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इसमें भारत की मदद फिर से किसने की थी, रसिया ने, और पाकिस्तान की मदद फिर से किसने की है, वही यूएसए ने की। ठीक है जी, इस टाइम पर भारत की जो प्रधानमंत्री हैं वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। और इस युद्ध के बाद शिमला समझौता आया था और वहां पर गांधी जी और बेनजीर भुट्टो के फादर थे, उनके बीच में जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके बीच में 2-3 दिन तक वार्ता चली थी। और एक बार ये लगा था कि वार्ता बिल्कुल टूट जाएगी, ये निगोसिएशन नहीं हो सकता, लेकिन एट लास्ट में भाई दोनों के बीच में हो गया था। और ये था दूसरी इमरजेंसी जो मैंने बताई है। थर्ड जो इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी 1975 के अंदर। इस टाइम पर क्या था, कोई युद्ध नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो 3 कारण बताए थे स्टार्टिंग में। आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम लेकर यहां पर भारत की प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण जो ना इसके एंटी हो गए थे और दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड के अंदर जो ना बहुत बड़ी रैली कर ली थी उसने। और इंदिरा गांधी को यही लग रहा था कि आप अब आपका सिंहासन यदि बचाना है आपको, तो डेफिनेटली इमरजेंसी का सहारा लेकर ही बचा सकते हो, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने सीधे सीधे शब्दों में बोल दिया था
सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, सिंहासन जनता के लिए है, इंदिरा गांधी आपके लिए नहीं है। तो ये 3 इमरजेंसी लगी है। पहले वाले जो ना 62 और 65 इसको एक मानते हैं जी, 1971 में दूसरी और 1975 में तीसरी इमरजेंसी लगी थी। ये इमरजेंसी जो लगाई है, प्रेसिडेंट इस इमरजेंसी को लगा सकता है। यदि एक बार ये 352 लग गई तो प्रेसिडेंट जो है वो तो भाई बॉस हो सकता है, बिग बॉस हो सकता है भाई, कभी भी उसको इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देगा और सारी पावर अपने हाथ में ले लेगा। नो, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर पहले अपने वीडियो के अंदर बताया है कि आर्टिकल 61 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसको पद से हटाया जा सकता है। और इसके अंदर जो ना क्या क्या प्रोविजन दिए हैं देखिए। एक बार 352 लगी तो ये रहेगी कितने दिन तक? 1 महीने तक रहेगी भाई, 1 मंथ तक एक्टिव रहेगी। यदि इस इमरजेंसी को आपने आगे बढ़वाना है तो पार्लियामेंट से, लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करवाना पड़ेगा और इसको आप जो है 6 महीने तक आगे बढ़वा सकते हो। इससे काम चल गया तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने और आगे बढ़वा लो, वही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करना पड़ेगा। और बढ़वा लो भाई 2/3 बहुमत से, काम चल जाता ठीक है, नहीं तो ले जाओ जहां तक मर्जी है वहां तक ले जाओ, इन्फिनिटी तक इसको ले जाया जा सकता है। और इस नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो सामान्य तो होता है 5 वर्ष, बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी इसका कार्यकाल 1 वर्ष जो है वो प्लस हो सकता है, यानी कि 6 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल हो सकता है। ऐसा हुआ भी था एक बार, 1 टाइम हुआ है। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो उसमें 75 में जो लगाई थी उसमें लोकसभा का कार्यकाल 1 साल इसने बढ़वा लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल जो हमने बताया था वैसे तो नॉर्मली होता 5 वर्ष, 6 वर्ष किया जा सकता है। 1 टाइम हुआ भी था, क्या हुआ था? 42 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 के अंदर, और 44 अमेंडमेंट जो है देखिए 42 इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 4 और 2 6, 44 बताऊंगा मैं, इन दोनों को आपस में जोड़ दो 44, 4 और 4 8। देखिए 1976 6 मिलेगा यहां पर, और 1978 8 मिलेगा कहां पर? ये हो गया भाई 4 और 4 8, 48 हुआ है 78 के अंदर, 42 हुआ है 76 के अंदर। याद रखेंगे 4 और 2 6 ये रहा, 4 और 4 8 ये 8 रहा। याद रखें ट्रिक से, कोई भी यदि आप टॉपिक को करते हो, यदि उसके अंदर कोई ट्रिक मिल जाती है तब कभी भी नहीं भूलोगे। अब यहां पर 44th अमेंडमेंट से लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 से बढ़ाकर कर दिया था 6, लेकिन यहां पर होगा 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट जो है 1978 के अंदर जो हुआ, इसके अंदर जो 6 साल कार्यकाल कर दिया था वापिस इसको कितना कर दिया? 5 वर्ष। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कब कर दिया गया था? 1976 में। और वापिस ये 6 वर्ष से 5 वर्ष कब कर दिया गया है? 1978 के अंदर। इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है जी, नेक्स्ट ये आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो ना 3 बार लगे हैं, 1962-65 एक, क्योंकि इसको इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है। 44th अमेंडमेंट से इसको बताया भाई 1 साल तक इसको बढ़ा सकते हो आप। 1 साल आप लोकसभा का कार्यकाल को सामान्यतः बढ़ा सकते हो। एक बार बढ़ाया भी गया था 42 अमेंडमेंट हुआ था इन 1976 के अंदर, 5 से इसका 6 साल कार्यकाल बढ़ाया था। और 44th अमेंडमेंट इन 1978 के अंदर 6 साल से वापिस इसका 5 वर्ष जो ना
दोबारा से इसका कार्यकाल को कर दिया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं 352 तो हो गया भाई आपका। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 360, ये तो एक बार भी नहीं लगी, इसके बारे में तो आप लोगों का जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम को वो पढ़ लीजिए। 356 356 जो आर्टिकल है प्रेसिडेंट रूल, ये कब इंप्लीमेंट में होगा, कब लगेगा भाई? किसी भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो फेल हो जाए, संवैधानिक तंत्र वहां का फेल हो जाए, तो वहां पर प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि आप अपने रूल रेगुलेशन जो ना इसके अंदर जो ना इंट्रोड्यूस करें। तो यदि प्रेसिडेंट 356 को लागू करता है तो जैसे 352 के अंदर बताया था कि 1 महीने तक इंप्लीमेंट में रहेगी, यदि इसको आगे बढ़वाना है तो लोकसभा और राज्यसभा से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो 1 महीने के अंदर जो ना वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। इसके अंदर क्या है, जैसे ही ये लागू होती है तो ये चलेगी 2 महीने के लिए। यदि इसको आगे बढ़वाना है तो वही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करवाना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा में। यदि वो पास कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 महीने के अंदर जो है ये खत्म हो जाएगी। इसको 6 महीने के आगे बढ़ाया जा सकता है, और आगे बढ़वा लो 6 महीने, वही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास करवाना पड़ेगा। 6 महीने और बढ़वाओ, 6 महीने और बढ़वाओ, वही 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत यहाँ पर, और आगे बढ़वा लो भाई, और आगे बढ़वा लो इसको, वही 2/3 बहुमत, वही 2/3 बहुमत। अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गए, और ये 3 साल। इसका जो टाइम है वो मैक्सिमम 3 ईयर हो सकता है, इससे ज्यादा इसका टाइम पीरियड नहीं हो सकता। इस बात का सभी के सभी जो ना ध्यान रखेंगे। जो प्रेसिडेंट रूल है वो इंडिया के अंदर सबसे पहले लग गया था केरला के अंदर। यदि आपके एग्जाम के अंदर केरला मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको पंजाब मिलेगा। यहां पर प्रेसिडेंट रूल जो ना सबसे पहले लग गया था। ठीक है जी। वैसे कितने, इसकी टोटल मैं काउंटिंग नहीं कर सकता, ये बहुत बार लग गया भाई, हर स्टेट के अंदर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कई बार भी लग गया। ठीक है जी। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम के अंदर जो ना सीधे सीधे पूछे जाते हैं, और 6 दिन के क्वेश्चन है, कोई समझाने वाली इतनी बड़ा नहीं है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। क्या है, यदि राष्ट्रपति किसी कारण से इंडिया के अंदर नहीं है, बाहर चला गया, तो इसका कार्यभार कौन संभालेगा? वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी ना हो तो फिर कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो कार्यभार कौन संभालेगा? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, 6 का कोरम जो होता है सीनियर जजेस के अनुसार, 1 2 3 4 5 6। यदि प्रेसिडेंट नहीं है तो ये काम करेगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि ये भी नहीं है तो ये कार्यभार संभालेगा, ये भी नहीं है तो ये संभालेगा, ये भी नहीं है तो ये संभालेगा, ये भी नहीं है तो ये संभालेगा, ये भी नहीं है तो ये, और ये, इनमें से कोई ना कोई तो होगा। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इनकी चेयर कभी भी खाली नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या है। नेक्स्ट, ऐसा प्रेसिडेंट कौन सा है जो लगातार 2 बार बना था? सिर्फ एक ही बंदा है, वो है राजेंद्र प्रसाद। 2 बार बनने वाला जो बंदा है 2 बार, वो है राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बढ़ता है तो देख लो भाई। सेकंड जो क्वेश्चन प्रेसिडेंट के ऊपर जो पूछता है वो पूछता क्या है भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा कौन था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट बना था? वो था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसा एक व्यक्ति था जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहा था और उसके बाद में प्रेसिडेंट भी बना था। नेक्स्ट इसके अंदर ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जो स्वतंत्र
उम्मीदवार के रूप में आया था और प्रेसिडेंट भी बना था। उसका नाम था वी गिरी। ध्यान रखिए। फोर्थ जो पॉइंट है, ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है जो निर्विरोध, मतलब जो बिना किसी अपोजिशन के, बिना किसी रुकावट के प्रेसिडेंट बना था, बिना किसी अपोज किए हुए, अनअपोज्ड, आप इसको बोल सकते हैं अनअपोज्ड, निर्विरोध बनने वाला जो प्रेसिडेंट था वो था डॉक्टर संजीवा रेड्डी। संजीवा रेड्डी, यहां से आप देखोगे डॉक्टर संजीवा रेड्डी, इनका पूरा नाम है डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग के अंदर एक ही काम करता है कि ये पहली महिला थी। नो, ये फर्स्ट लेडी नहीं थी। जो फर्स्ट लेडी जो बनी थी ये मेल है, फीमेल नहीं है। जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है उसका नाम है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को बोला जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। सो दिस ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई थिंक इसके अंदर प्रेसिडेंट से संबंधित यदि आपका जनरल कंपटीशन के अंदर कोई क्वेश्चन आता है या अदर एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है, और मेरे ख्याल से तो गलती के कोई किसी प्रकार के चांस नहीं रहेंगे। सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।